हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं समाज का नॉलेज देने, वो भी मजेदार ट्रिक के साथ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया तो ट्रिक ऐसी है कि जो आपके दिमाग में जाएगी तो कभी बाहर नहीं निकलेगी, कभी भूल नहीं पाओगे किस तरह मैंने समाज सिखाया। तो सबसे पहले आते हैं कि समाज की डिफिनेशन क्या है। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, तो आखिर ये शब्द क्या है? शब्द यानी कि जैसे क, म, ल। यहां पे का है, मा है, ला है। ये अलग अलग अक्षरों से, ये जो अलग अलग है इसे अक्षर कहते हैं और इन अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द। इसी तरह के दो या दो से अधिक अगर शब्द मिलते हैं तो उन शब्दों के मेल से समास हमारा बनता है। ठीक है। तो समास कितने प्रकार के हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, फिर अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अब बहुब्रीहि समास। ये हमारे समास 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपको पढ़ना और ध्यान से समझना केवल 4 है। नहीं समझे? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं हूं ना। तो देखिए, आपको समझना है अच्छे से। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास कितने हुए? 2। आपको ध्यान से समझना है द्विगु समास। अगर आपने द्विगु समास समझ लिया तो ये द्वंद्व समास आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। कितने हुए? 3। चौथा है हमारा कर्मधारय समास। अगर आपने कर्मधारय समास समझा तो बहुब्रीहि समास समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। आप इसे ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा, और मजेदार ट्रिक के साथ समझेंगे तो कभी भूल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला प्रकार है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा कारक के कर्म से अधिकरण तक का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या हुआ? डिफिनेशन ऊपर से जा रही है, वो सबको ऐसा होता है। तो डिफिनेशन को हमें कुछ नहीं करना है, उसको मारो गोली, जाने दो ऊपर से। हमें समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझ में आया तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से उसे देखकर सॉल्यूशन उसका कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे पहले कारक को तत्पुरुष समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कारक। ये आखिर कारक है क्या? कारक के कुछ चिन्ह होते हैं, कारक से मिलकर ही पूरा तत्पुरुष समास बना होता है। ये सब चीजें को, से द्वारा, के लिए, से द्वारा अलग होने के अर्थ में, का, की, के, बगल वाली का की, रा, री, रे, में, पर, ये सब चीजें अगर हमारे शब्द के बीच में आती हैं तो वो है हमारा तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल ले लो तभी तो समझ में आएगा। जैसे है रसोई घर। रसोई घर यानी रसोई का घर, तो यहां पर आया का। आया ना? जैसे ही आया तो समझ गए कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। भोजनालय, तो भोजन का आलय यानी भोजन का कमरा। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, यहां पे से भी आया देखो, है ना? तो बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, फिर से आया। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, तो में आया, ये नीचे वाला में। बस ये इसे आपको समझना है, दिमाग में रखना है, बाकी खुद ब खुद ये चीजें आती जाएंगी। ठीक है। विद्यार्थी यानी विद्या का आर्थी, यहां पे का आया। अब नीचे दो देख रहे होंगे, कृष्ण भक्त, घुड़सवार। इन दोनों को आपको करके दिखाना है, तभी तो पता चलेगा कि मैं समझा रहा हूं तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये भी ऊपर से जा रहा है। और दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस इसमें एक ही चीज समझना है, वो है अव्यय। इसमें जिस समासिक पद में पहला पद अव्यय हो, यानी एक ही पद रहेगा, पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, यानी वही मेन हो, यानी अव्यय भी हो और वही मेन भी हो। अव्यय के बारे में मैं नीचे बताता हूं। तो ये डिफिनेशन तो आपके समझ में आई ना, ये तो ऊपर से नहीं गई। यानी एक ही पद हो और वो क्या हो? अव्यय हो, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल ले लो। प्रतिदिन, प्रतिदिन ऐसा शब्द है जो हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे शब्द जो दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। ठीक है। तो ये प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव समास है।
प्रतिदिन यानी एक एक दिन करके, ये हमारा समास है, ये हमारा समास का विग्रह है, विग्रह। ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति जो शब्द है वो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यथाशक्ति की जैसे ही सेम सेम यथासंभव, यथासंभव यानी जैसा संभव हो। और इनके अलावा अन्य एग्जाम्पल भी हैं जो हमने यहां पर इनकी लिस्ट दे दी है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, जैसे बार बार, धीरे धीरे, घर घर, द्वार द्वार, पास पास, उपमंत्री, यानी कुछ ऐसे भी होंगे जैसे उपमंत्री, इनको दिमाग में रखना पड़ेगा, और जैसे भरसक। ठीक है, तो ये क्या था हमारा अव्ययी भाव समास। तो हम अब आते हैं द्विगु और द्वंद्व समास में। यहां पर काम आती है मेन ट्रिक। तो ट्रिक तो समझते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये समास है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां पर आया द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। इतना मैं नहीं लिखता हूं, उतना तो आप समझ सकते हो ना। तो यहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्या से रिलेट कर रहा है, जैसे कि पंचवटी, पंच से आया पांच, यानी पहला पद क्या हुआ पांच, यानी कि संख्यावाची। और दूसरा वट, यानी कि वट वृक्षों का समूह। तो हमारा एग्जांपल है पंचवटी, यानी कि 5 वट वृक्षों का समूह। अगला है चौराहा, चौराहा यानी कि चौ यानी कि 4 और राह मतलब रास्ता, जहां से हम निकलते हैं। तो चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समूह। इसके और भी उदाहरण यहां पे नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पंचपात्र यानी ऐसा पत्र जो पांच पत्रों का समूह। चौमासा यानी कि 4 मास, मास बोले तो महीने, 4 महीनों का समूह चौमास। चारपाई यानी किसकी, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसे हम बिछाकर खर्राटे मार के घोड़े बेच के सोते हैं, तो ये क्या हुआ चार पाई। ठीक है, त्रिलोकी यानी तीनों लोकों का समूह। त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह। त्रिशूल यानी कि ऐसा खंजर, ऐसा औजार जिसमें 3 शूल होते हैं, तो 3 शूलों का समूह त्रिशूल। त्रिवेणी, नव दुर्गा यानी 9 दुर्गाओं का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तो अभी हमने समझा कि द्विगु समास यानी कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं द्वंद्व, फिर मैं बताता हूं ट्रिक, देखते चलना, ठीक है ना, स्किप मत करना, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अब आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास यानी जहां दोनों पद प्रधान हो, यानी इसमें 2 पद हैं तो दोनों पद क्या होंगे प्रधान, यानी दोनों पद मेन होंगे। दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच और का लोप होता हो, यानी दोनों के बीच और आए। और जैसे कि रात दिन, यानी कि रात के बीच में ये जो डैश लगा है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है और, रात दिन मतलब रात और दिन। ठीक है, माता पिता यानी माता और पिता, इसी तरह के एग्जांपल नीचे भी हैं, अन्य उदाहरण लिखे हुए आप नोट कर सकते हैं। भाई बहन यानी भाई और बहन। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य। भला बुरा यानी कि भला और बुरा। खाना पीना यानी कि खाना और पीना। अब आते हैं यहां पे ट्रिक। तो बहुत से बच्चे द्वंद्व और द्विगु समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? द्वंद्व समास में द्विगु का एग्जांपल लिख के चले जाते हैं और द्विगु समास में द्वंद्व का एग्जांपल लिख के चले जाते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा हूं ट्रिक, ध्यान से समझना। ठीक है, तो द्विगु ये अपने नाम से ही है, हर चीज का कुछ ना कुछ होता है मतलब। क्या समझे? मतलब आपका भी नाम होगा तो आपके नाम का भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा ना। तो इसका द्विगु भी किसी ने नाम रखा है तो ऐसे ही नहीं रखा है। तो द्विगु, द्वि, द्वि से समझ में आया कि यहाँ पे द्वि यानी कि 2, यानी यहां पर 2 चीजें होंगी। तो क्या यहां पे कहीं पे आपको 2 चीजें समझ में नजर आ रही हैं? नजर आ रही तो मुझे भी बताओ। नहीं, इसी का जस्ट अपोजिट होगा द्विगु और द्वंद्व में। तो द्वि यानी जहां पे लग रहा है कि द्वि यानी कि 2, वहां पे 2 चीजें नहीं होंगी। 2 चीजें होंगी इसके नीचे वाले भाई के पास, द्वंद्व के पास। द्वि यानी 2 चीजें यहां पे नहीं होंगी, होंगी द्वंद्व समास में। ये देखो यहां पे 2 चीजें दिख रही हैं आपको। तो जिसमें द्वि है यानी वहां पे 2 चीज नहीं होगी, होगी किसमें? द्वंद्व में। और जहां पे द्वि है तो यहां पर होगी संख्यावाचक, यानी यहां पे द्वि है
तो यहां पर दुई चीजें नहीं होंगी, यहां पे होगी संख्यावाचक, और जहां पे दुई नहीं है, द्वंद्व है, वहां पे होंगी दो चीजें। कंफ्यूजन समाप्त। देख सकते हो, द्विगु समास यानी संख्यावाचक पंचवटी, और द्वंद्व समास दोनों में पद प्रधान यानी कि दोनों के बीच में आएगा और ये है द्विगु और द्वंद्व। तो कंफ्यूजन हुआ खत्म। तो अब आते हैं अंतिम के दो समास, जो अंतिम के दो समास बचे हुए हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। तो पहले अब यहां पर काम आने वाली है ट्रिक, और लगने वाला है सबका दिमाग। तो अपने अपने दिमाग को पकड़ के रखना, कहीं भाग ना जाए, ठीक है। तो ट्रिक लगाने से पहले हम समझ लेते हैं इनको कि आखिर ये समास है क्या। तो यहां पर है कर्मधारय समास, यानी कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा समझाऊंगा तो ज्यादा दिमाग कंफ्यूजन में जाएगा, ठीक है। एक ही चीज समझना है कि इसमें दो पद हैं, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, और विशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषता बतलाने वाला वो शब्द है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। अब यहां पे एक गलती नहीं करेंगे कि बच्चे नीला है जो कमल अर्थात लगा देते हैं, तो कर्मधारय में अर्थात नहीं लगने वाला, ठीक है। तो कर्मधारय में अर्थात नहीं लगने वाला, नील कमल यानी नीला है जो कमल। महाकवि, महान है जो कवि, महान कवि अर्थात नहीं लगेगा, ठीक है। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। मृदुवाणी यानी मृदु है जो वाणी, यानी मीठी है जो वाणी। इसके अन्य एग्जाम्पल यहां पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन यानी कमल रूपी नयन। लघु भारत यानी कि लघु यानी छोटा है जो भारत, छोटा भारत नहीं, भारत का छोटा हिस्सा, उसे लघु भारत कहा गया है। चंद्र प्रकाश यानी चंद्रमा के समान प्रकाश। तो ये हमने समझ लिया कर्मधारय को कि इसमें क्या है, एक पद विशेषण है, दूसरा विशेष, यानी कि केवल दो ही पद हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुव्रीहि समास में। यहां पर जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर, अब यहां पे क्या हो गया, यहां पर कोई पद प्रधान नहीं है, मतलब दो पद होते हैं, यानी इनमें से दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे, दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ को प्रतीत करता है, यानी इसमें तीसरा पद भी आता है। जितने हमने पूरे 6 समास पढ़े, उन 6 समासों में बहुव्रीहि ऐसा समास है जिसमें तीसरा अर्थ आता है और किसी में नहीं आता। इसको दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरे अर्थ को प्रतीत करता है। तो ये चीज है, तो जैसे कि एग्जांपल लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर अर्थात, यानी दो चीजें क्या आई, लंबोदर यानी कि पहला लंबा है जिसका उदर, उदर बोले तो पेट, पेट ना, पेट है उधर, ठीक है। लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, लंबा है जिसका उदर यानी कि पेट अर्थात गणेश जी। यहां पर क्या आया, अर्थात आ रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे, यहां पे अर्थात आ रहा है, यानी कि अर्थात आ रहा है तो अर्थात में बोलेंगे गणेश जी, ठीक है। दशानन यानी कि 10 है जिसके आनन, आनन का अर्थ है सिर, 10 है जिसके सिर अर्थात रावण, रावण के 10 सिर है नहीं थे, अब तो वो चला गया, ठीक है ना। पीतांबर यानी कि पीला है जिसका वस्त्र, अंबर, अंबर बोले तो वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र अर्थात कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण जी के पीले वस्त्र थे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कंठ बोले तो गला, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी, शिव जी, उनका गला यानी कि कंठ नीला था, समुद्र मंथन से निकला हुआ विष उन्होंने ग्रहण कर लिया था, तो उनका कंठ नीला हो गया था। उन्होंने नीला नीला पेंट नहीं पोत लिया था, ठीक है। नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी। अब आती है यहां पर मेन ट्रिक, यहां पे होता है बच्चों को कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे कर्मधारय द्विगु और द्वंद्व की जगह कर्मधारय के स्थान पर इसका एग्जाम्पल बहुव्रीहि का, और बहुव्रीहि की जगह कर्मधारय का एग्जाम्पल लिख के चले आते हैं। कंफ्यूजन है यहां पर। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि कर्मधारय को ऐसे समझो कि इसमें केवल दो पद होते हैं, यानी कि महान है जो कवि, ठीक है।
इसमें अर्थात नहीं लगता, बल्कि इसी का अपोजिट बहुब्रीहि में है कि लंबा है जिसका उदर अर्थात। यहां पर आ रहा है अर्थात, तो जिसमें अर्थात आया तो इसको दिमाग में स्टोर कर लो कि अर्थात आया मतलब वो क्या है, बहुब्रीहि। अर्थात गणेश जी, अर्थात रावण, अर्थात कृष्ण जी, तो जिसमें अर्थात आया वो है बहुब्रीहि, और जिसमें अर्थात नहीं आया वो क्या है, कर्मधारय। कंफ्यूजन खत्म। और अगर ये हमने पढ़ लिए, ये हमने पढ़ा, इतने सारे हमने समास पढ़े, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इन एग्जाम्पल्स के अलावा आपके पास और एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। मैं उस एग्जाम्पल को ही बताऊंगा कि इसमें कौन सा समास है। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको जैसी भी लगी, आप इसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो ऑल की बटन है उसे जरूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।